देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा हर्बर्ट के पंचपदी और कुछ शिक्षण विधियाँ जैसे नवीनतम उपागम, और उसके बाद हमने पढ़े मूल्यांकन विधियाँ। ठीक है, विधि, प्रविधि, लाभ, हानि, उद्देश्य, महत्व, इस तरह के। अब हमारा लास्ट का ये जो टॉपिक है, सबसे लास्ट में आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है वो है अभिरुचि प्रश्न या शिक्षण कौशल। ठीक है, सबसे पहले तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है, वो क्या है? तो ये है कि हमारे पास ये जो 13 अभिरुचि प्रश्न है या शिक्षण कौशल हैं, इनके हमें नाम याद होने चाहिए। सबसे पहले प्रस्तावना कौशल आपने पढ़ा है, तो सबसे पहला कौशल है प्रस्तावना कौशल। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न कौशल, समीपता की प्राप्ति का कौशल, छात्र के व्यवहार के लिए कौशल, पांचवा है दृष्टांत कौशल, उद्दीपन भिन्नता का कौशल, मौन तथा अशाब्दिक या अंत्यक्रिया का कौशल, यानी मौन हो सकता है, अशाब्दिक हो सकता है और अंत्यक्रिया का कौशल हो सकता है, पुनर्बलन कौशल, प्रोत्साहन कौशल, श्यामपट्ट कौशल, अनुदेशन उद्देश्यों को लिखना 11वें नंबर का, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल और व्याख्या कौशल। ठीक है, इनमें से जो हमारे महत्वपूर्ण कौशल हैं उनके बारे में हम जान रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत शिक्षण अभिरुचि प्रश्नों की बात करते हैं। क्या है ये? फिर हम कौशलों की बात करेंगे। उसके बाद संस्कृत शिक्षण अभिरुचि प्रश्न। तो देखिए, संस्कृत शिक्षण में छात्रों को अभिरुच्यात्मक प्रश्नों के पठन से विषय वस्तु प्रभावी ढंग से समझ में आ जाती है। कौन से प्रश्नों से? अभिरुच्यात्मक प्रश्न। अभिरुच्यात्मक प्रश्न का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंटरेस्टिंग प्रश्न, यानी ऐसे प्रश्न, ये ऐसे क्वेश्चन जिनमें छात्रों में इंटरेस्ट पैदा हो। तो ऐसे प्रश्न छात्रों को बहुत जल्दी और प्रभावी ढंग से समझ में आ जाते हैं। कैसे प्रश्न? जिसमें छात्र का इंटरेस्ट हो। अगर उसमें इंटरेस्ट होगा तो वह प्रश्न उसे आराम से समझ में आ जाएगा और उसका उत्तर याद करने के भी वो क्या करेगा? प्रयत्न करेगा। ठीक है, तो वही एक चीज कि संस्कृत शिक्षण में छात्रों को अभिरुच्यात्मक प्रश्नों के पठन से विषय वस्तु प्रभावी ढंग से समझ में आ जाती है। इसलिए शिक्षण में अभिरुचि प्रश्नों का महत्व है। इसलिए शिक्षण में किसका महत्व है? अभिरुचि वाले प्रश्नों का महत्व है। इसलिए शिक्षण में किसका महत्व दिया जाएगा? अभिरुचि वाले प्रश्नों का। वैसे ही जैसा मैंने आपको बताया कि छात्र कौन से प्रश्नों का उत्तर देना ज्यादा उचित समझेगा, जिसमें उसे इंटरेस्ट पैदा हो। तो इसीलिए क्या कहा गया? इसीलिए शिक्षण में अभिरुचि प्रश्नों का महत्व बढ़ जाता है, यानी सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया जाता है? अभिरुचि वाले प्रश्नों को। चलिए आगे देखते हैं। अभिरुचि अंग्रेजी भाषा के इंटरनेट शब्द का अनुवाद है। ठीक है, अभिरुचि अंग्रेजी भाषा के इंटरेस्ट, अभिरुचि अंग्रेजी भाषा के इंटरेस्ट शब्द का अनुवाद है। मैंने भी आपको बताया कि ऐसे प्रश्न जिससे छात्रों में इंटरेस्ट पैदा हो, और यहां बता दिया है कि अभिरुचि अंग्रेजी भाषा के इंटरेस्ट शब्द का अनुवाद है। अंग्रेजी में इंटरेस्ट शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। अंग्रेजी का जो इंटरेस्ट शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। ठीक है, जिसका अर्थ होता है रुचि से संबंधित। ठीक है, अभिरुचि कह दे, रुचि कह दे, इंटरेस्ट कह दे, तीनों एक ही चीज है। यानी ऐसे प्रश्न जिसमें छात्र रुचि लेता हो, इंटरेस्ट लेता हो, वो प्रश्न अभिरुच्यात्मक प्रश्न कहलाते हैं। ठीक है, कौन से कहलाएंगे? अभिरुच्यात्मक प्रश्न। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। शिक्षण अभिरुचि या शिक्षण कौशल की विशेषताएं क्या है?
शिक्षण अभिरुचि या शिक्षण कौशल की विशेषताएं क्या होती है? देखिए, अभिरुचि का मतलब मैं बता चुका हूं। अब देखिए इससे क्या होता है कि शिक्षण अभिरुचि से होता क्या है कि प्रभावी शिक्षण में ये सहायक होते हैं। भाई सीधी सी बात है, जब इंटरेस्ट पैदा होगा तो छात्र जवाब देंगे और शिक्षण भी कैसा होगा? प्रभावी होगा। प्रभावी यानी उसके ऊपर प्रभाव डालेगा कि वो इंटरेस्ट ले। ठीक है, तो प्रभावी शिक्षण में ही सहायक होता है कौन से? अभिरुचि शिक्षण, अभिरुच्यात्मक शिक्षण। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में क्या होते हैं? सहायक। कि अभिरुचि प्रश्नों से क्या होता है कि हमारे जो शिक्षण के उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति उचित मात्रा में हो जाती है। कि जिन उद्देश्यों की हमें पूर्ति करनी होती है उनकी प्राप्ति हमें उचित मात्रा में हो जाती है। किससे? अभिरुचि वाले प्रश्नों। शिक्षण प्रक्रिया सरल व बोधगम्य हो जाती है। जाहिर सी बात है कि शिक्षण कैसा हो जाता है? बिल्कुल सरल और बोधगम्य, यानी कुछ समझ में लायक। एक तो क्या हो जाता है? बिल्कुल सरल हो जाता है शिक्षण, यानी आराम से उसे हम क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। और दूसरा क्या? बोधगम्य, यानी समझने लायक, आसानी से उसे समझ सकते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया सरल व बोधगम्य हो जाती है। शिक्षार्थियों को सीखने में सहायता प्रदान करता है। शिक्षार्थियों को सीखने में अपने आप क्या करेगा? सहायता प्रदान करेगा। भाई हम प्रश्न कैसे कर रहे हैं? अभिरुचि वाले। हम किन कौशलों की बात कर रहे हैं? अभिरुचि, यानी जिससे छात्रों में इंटरेस्ट पैदा हो। तो छात्रों में इंटरेस्ट पैदा होगा तो वे आसानी से सीख जाएंगे उस चीज को। कक्षा में शिक्षण की परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। कक्षा में किसकी? शिक्षण की परिस्थिति उत्पन्न करेंगे तभी तो इंटरेस्ट पैदा होगा। शिक्षण कौशलों के प्रशिक्षण से शिक्षक व्यवहार में परिवर्तन आता है। वेरी गुड। देखिए यहां ये लाइन पकड़िए आप। शिक्षण कौशलों के प्रशिक्षण के, जब हम शिक्षण कौशलों का प्रशिक्षण लेते हैं तो अपने आप हमारे व्यवहार में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। कि हम जब कौशलों की बात करते हैं कि शिक्षण में कौन कौन से कौशलों की जरूरत होती है और उन कौशलों का प्रशिक्षण लेते हैं तो अपने आप हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है कि हम उन कौशलों के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं। अपनी मर्जी से कुछ नहीं पढ़ाएंगे, उन कौशलों के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, उनका प्रशिक्षण लेंगे तो अपने आप व्यवहार में क्या आ जाएगा? परिवर्तन। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख शिक्षण कौशल। एलन तथा रोयन, दो शब्दों को याद रखें, एक तो एलन और एक रोयन, दो व्यक्ति हैं। एलन तथा रोयन ने सन 1969 ईस्वी में कुल कितने 14 शिक्षण कौशल बताए? कितने? 14 शिक्षा कौशल बताए। भारतीय शिक्षा शास्त्री बीके पासी, भारतीय शिक्षा शास्त्री कौन? बीके पासी ने 1976 में शिक्षण कौशलों का अध्ययन किया और उन्होंने कितने शिक्षण कौशलों की व्याख्या की? उन्होंने 13 शिक्षण कौशलों की व्याख्या की जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये रहे। ठीक है, ये 13 शिक्षण कौशल किसके अकॉर्डिंग है? भारतीय शिक्षा शास्त्री बीके पासी के अनुसार 1976 में इन्होंने इसका अध्ययन किया, जबकि एलन और रोयन के अनुसार 1969 में 14 शिक्षण कौशलों की बात की गई। उनमें से हम जो प्रमुख शिक्षण कौशल है उनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे प्रस्तावना कौशल। ठीक है, प्रस्तावना कौशल उद्देश्य क्या है इसका? देखिए इसका उद्देश्य है पूर्व ज्ञान परीक्षण, कि बच्चे के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना। बच्चे में प्रीवियस नॉलेज कितनी है, उसको भूतपूर्व या पूर्व कक्षा की कितनी नॉलेज है या उसे पूर्व की नॉलेज कितनी है, ये इसका उद्देश्य होता है। किसका? प्रस्तावना कौशल का। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि प्रस्तावना कौशल का उद्देश्य क्या है, तो वो है पूर्व ज्ञान परीक्षण। ठीक है, तो देखिए ये आप जानते भी है, पाठ को प्रारंभ करने से पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान को जांचते हुए, कि हम पाठ पहले शुरू नहीं करेंगे, पूर्व ज्ञान को जांच लेंगे और उस पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए वर्तमान पाठ की ओर बढ़ने के लिए काम में लिया जाने वाला कौशल
प्रस्तावना कौशल है। इसे पाठ प्रारंभ कौशल या विन्यास प्रेरण कौशल भी कहा जाता है। इसके दो नाम हैं, पाठ प्रारंभ कौशल और विन्यास प्रेरण कौशल। देखिए, जब भी हम प्रस्तावना की बात करते हैं, आपने जब बीएड की है तो वहां पे आप जब लेसन प्लान बनाते हो तो उसमें पहला कौशल कौन सा होता है? प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल का मतलब आप वैसे भी बहुत अच्छे से जानते हो। उसमें क्या होता है, लगभग 5 प्रश्न होते हैं, जिनमें 5वां जो प्रश्न होता है वो समस्यात्मक प्रश्न होता है। ठीक है, यानी उसी जो समस्यात्मक प्रश्न है उसी के आधार पर, या सीधा सा हम कह सकते हैं वो ही हमारी क्या होगी? प्रस्तावना। ठीक है, तो प्रस्तावना निकलवाते हैं हम, यानी पहले के जो 4 क्वेश्चन होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं? प्रस्तावना पर, यानी उसकी प्रीवियस नॉलेज पर, उसके पूर्व ज्ञान पर, और उस पूर्व ज्ञान को हम नवीन ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करते हैं, और उसी पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान को जोड़ते हुए हम क्या करते हैं? वर्तमान पाठ को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो वही चीज कि शुरू के 4 प्रश्न कौन से हो गए? शुरू के 4 प्रश्न हो गए पूर्व ज्ञान पर आधारित, और 5वां जो प्रश्न होगा वो हो जाएगा हमारा प्रस्तावना। उसी को ही हम कहते हैं प्रस्तावना कौशल। देखिए, जैसा पहला पॉइंट है, इसमें प्रश्न पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं। मैंने आपको बता ही चुका हूं कि इसमें जो शुरू के प्रश्न होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? पूर्व ज्ञान से। दूसरा देखिए, प्रश्न ज्ञात से अज्ञात की ओर किए जाते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब ज्ञात तथ्य क्या है और अज्ञात तथ्य क्या है? ज्ञात तथ्य यह है, जैसे आप 5वीं के विद्यार्थी हो तो आपने 4थी कक्षा में जो जो पढ़ा वो आपका पूर्व ज्ञान हो गया, या आपने जो तीसरी कक्षा, दूसरी कक्षा, पहली कक्षा में जो पढ़ा वो आपका पूर्व ज्ञान हो गया। तो वो तो ज्ञात तत्व हो गया, उसके बारे में तो आप जानते हैं क्योंकि 4थी पास करके आए हो आप 5वीं में। तो 1 से 4थी क्लास तक के जो भी टॉपिक है, जो भी फंडामेंटल है वो आप जानते हैं, तो वो तो ज्ञात तथ्य हो गया। अब हमें अज्ञात तथ्य की ओर लेके जाना है, यानी 5वीं में हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं, उससे पहले 4थी यानी पूर्व ज्ञान, आपके पूर्व ज्ञान की नॉलेज लेंगे, और पूर्व ज्ञान की नॉलेज लेने के बाद आपको 5वीं कक्षा का जो मैटर है वो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। यहां प्रश्न सरल व स्पष्ट होते हैं। प्रश्न कैसे होते हैं? सरल व स्पष्ट, यानी वस्तुनिष्ठ होते हैं, जिसका सीधा सीधा आंसर आ सके। ठीक है, यहां प्रश्न 4 या 5 ही होते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया कि इसमें क्या होता है, शुरू के 4 प्रश्न पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं, और 5वां प्रश्न क्या होता है? समस्यात्मक, जिसका आंसर आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, वही हमारी प्रस्तावना होती है। अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है, जो पाठ की ओर बढ़ने का एक कदम है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि 5वां प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न कैसा होता है? समस्यात्मक, जो पाठ की ओर बढ़ने का एक कदम है। यह ध्यान रखने योग्य है कि प्रश्नों में क्रमबद्धता हो तथा प्रश्न अप्रासंगिक ना हो। एक चीज ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखनी है? कि प्रश्न क्या हो? क्रमबद्ध हो। यानी आपने जो पहला प्रश्न पूछा है, या आपने दूसरा प्रश्न पूछा है, या तीसरा पूछा है, चौथा पूछा है, अगर आपसे पहला प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर दूसरे प्रश्न का शुरू होना चाहिए। ठीक है, जिसे मान के चलो आपसे पूछा कि भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? तो आपने क्या बताया? दिल्ली। या आपसे ये पूछ लिया गया कि राजस्थान की राजधानी क्या है? तो आपने क्या बताया? जयपुर। अब आपका दूसरा प्रश्न जयपुर से शुरू होना चाहिए, या आपका दूसरा प्रश्न दिल्ली से शुरू होना चाहिए। ठीक है, कि दिल्ली में आप कौन से स्थान पर रहते हैं, या जयपुर में आप कौन से स्थान पर रहते हो, तो आप जगह बता दोगे। तीसरा प्रश्न उसी जगह से शुरू होना चाहिए। ठीक है, तो यही है कि क्रमबद्धता होनी चाहिए, प्रश्नों में क्या होनी चाहिए? क्रमबद्धता होनी चाहिए, तथा प्रश्न अप्रासंगिक नहीं होने चाहिए। अप्रसंग यानी प्रसंग से संबंधित होने चाहिए, टॉपिक से हटके नहीं जाए आप। ठीक है, जिस टॉपिक पे आपको प्रस्तावना निकालनी है उसी टॉपिक के ऊपर बात करें आप, उसके आसपास। आप टॉपिक से बिल्कुल हटे ना, अप्रासंगिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे सुनते हैं प्रश्नोत्तर कौशल।
इसकी बात करेंगे प्रश्नोत्तर कौशल की। तो देखिए अभी हमने बात की प्रस्तावना कौशल की, उसके उद्देश्य की बात की। तो उसका उद्देश्य क्या था? पूर्व ज्ञान परीक्षण। जबकि प्रश्नोत्तर कौशल का उद्देश्य क्या है? अभिव्यक्ति। क्या है? अभिव्यक्ति। तो प्रश्नोत्तर कौशल का उद्देश्य क्या है? अभिव्यक्ति। विषय से संबंधित सार्थक प्रश्न जो विषय के भाव को स्पष्ट करे। विषय से संबंधित कौन से प्रश्न? सार्थक प्रश्न। प्रश्न कैसे होने चाहिए? विषय से संबंधित भी होने चाहिए और कैसे होने चाहिए? सार्थक, यानी उनका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। निरर्थक प्रश्न भी नहीं होने चाहिए और विषय से संबंधित भी होने चाहिए। विषय के भाव को स्पष्ट करे, और विषय का भाव भी क्या है? उस प्रश्न से स्पष्ट हो तथा वांछित उद्देश्यों की पूर्ति करे। कौन से प्रश्न? विषय से संबंधित हो, सार्थक हो, विषय के भाव को स्पष्ट करे और वांछित उद्देश्यों की पूर्ति करे। चार चीज ध्यान रखना है प्रश्नोत्तर कौशल में कि जब आप कोई भी प्रश्न पूछते हो तो आपके विषय से संबंधित होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? सार्थक हो, वो विषय के भाव को स्पष्ट करे और चौथा वांछित उद्देश्यों की वो क्या कर सके? पूर्ति कर सके। ठीक है। छात्रों को उस विषय में अभिव्यक्ति देने की क्षमता मिल सके। छात्रों को उस विषय में अभिव्यक्ति देने की क्षमता मिल सके, यानी छात्र उस विषय में क्या हो? अब उस विषय को अभिव्यक्त कर सके, यानी उस विषय के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत कर सके। ठीक है। भाषा छात्रों के स्तर के अनुसार हो, और भाषा भी कैसी हो? छात्रों के स्तर के अनुसार। ये नहीं छात्र का स्तर 6 क्लास लेवल का है और आप उससे 12th क्लास की लेवल की भाषा का प्रयोग कर रहे हो, तो उसकी जो भाषा है वो भी कैसी होनी चाहिए? स्तर के अनुसार। ठीक है। चलिए, प्रश्न क्रमबद्ध तथा संक्षिप्त होने चाहिए। प्रश्न भी कैसे होने चाहिए? प्रश्नोत्तर में क्रमबद्ध तथा संक्षिप्त होने चाहिए। ठीक है, संक्षेप में होने चाहिए। चलिए, खोजपूर्ण प्रश्न। खोजपूर्ण प्रश्न देखो नाम से विख्यात है। यदि कोई छात्र किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा हो तो उससे संबंधित कोई दूसरा प्रश्न पूछना चाहिए जो कि पहले प्रश्न से संबंधित हो, जिससे छात्र अपने पूर्व ज्ञान को अपने टॉपिक से जोड़ सके। खोजपूर्ण प्रश्न, मान के चलो आपने कोई प्रश्न पूछा कि लंबोदर किसे कहते हैं। अब बच्चा समझ नहीं पाया उसको समझ नहीं पाया कि लंबोदर कौन है, ये लंबोदर किसे कहते हैं। अब बच्चा समझ नहीं पाया, अब आप क्या करोगे? आपको उससे संबंधित कोई दूसरा प्रश्न बताना पड़ेगा। अब आपने उससे एक और प्रश्न पूछा कि शिवजी के पुत्र का क्या नाम है, तो बच्चों के पास 2 आंसर निकल के आएंगे, कार्तिकेय और गणेश। तो गणेश को ही क्या कहते हैं बच्चे? लंबोदर। तो इस तरह से आप क्या करेंगे? यदि कोई छात्र किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा तो उससे संबंधित कोई दूसरा प्रश्न, उसी से संबंधित प्रश्न होना चाहिए दूसरा, अन्य कोई प्रश्न नहीं पूछे। ठीक है, जिससे छात्र अपने पूर्व ज्ञान को अपने टॉपिक से जोड़ सके। क्लियर? चलिए अगला देखिए, श्यामपट्ट कौशल। उद्देश्य देखिए श्यामपट्ट कौशल का, लेखन विकास का कौशल। देखो श्यामपट्ट का तो सीधा सीधा तात्पर्य है लिखने से, कि श्यामपट्ट का उद्देश्य क्या है? लेखन विकास का कौशल है इसका सीधा उद्देश्य। पहला पॉइंट क्या कहता है? देखिए इसका पहला पॉइंट है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान श्यामपट्ट का सही तरीके से प्रयोग करना ही श्यामपट्ट कौशल के अंतर्गत आता है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान श्यामपट्ट का सही तरीके से प्रयोग करना ही श्यामपट्ट कौशल के अंतर्गत आता है। छोटी कक्षा के लिए श्यामपट्ट कौशल अति आवश्यक है। देखो समझ लिए इस लाइन को, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान श्यामपट्ट का सही तरीके से प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, कैसे? मान के चलो आप पढ़ा रहे हो तो आपके जो अक्षर हैं, आपके जो शब्द हैं, आपके जो वर्ण हैं, वो एक तो स्पष्ट दिखाई देने चाहिए। दूसरा, वो इतने बड़े बड़े भी नहीं हो कि बोर्ड पर ना आए, टॉपिक ही आपका नहीं आए। वो इतने छोटे भी ना हो कि दिखाई ना दे।
वो ऐसे भी नहीं हो कि लाइन ऊपर से नीचे की ओर जा रही हो या नीचे से ऊपर की ओर जा रही हो। तो यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि श्यामपट्ट का जो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान श्यामपट्ट का सही तरीके से प्रयोग श्यामपट्ट कौशल के अंतर्गत आता है, कि श्यामपट्ट का आपको सही प्रयोग आना चाहिए। और छोटी कक्षाओं के लिए तो श्यामपट्ट कौशल अति आवश्यक है, क्योंकि छोटे बच्चों को मोस्टली बोर्ड पर ही पढ़ाया जाता है। छोटी कक्षा के जो बच्चे होते हैं, जैसे 6 to 8 होते हैं, 1 to 5 होते हैं, उनको क्या है बोर्ड के थ्रू ही ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। जैसे श्यामपट्ट पर जो लिखना हो स्वच्छ, स्पष्ट, सीधी लाइन में लिखना हो। ठीक है, यहां बता दिया। और मैंने भी आपको क्या बताया, यही कि आपकी लाइन ऐसा ना हो कि ऊपर से नीचे आ रही हो, ये नहीं नीचे से ऊपर जा रही हो, या ये नहीं इतना बड़ा बड़ा लिख दे जो टॉपिक खत्म नहीं हो उस पे, या ऐसा भी नहीं इतना छोटा लगे तो दिखाई ना दे, यानी स्वच्छ और स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। अक्षरों का आकार कक्षा के अनुरूप हो, अक्षरों का आकार कक्षा के अनुरूप हो, जैसी कक्षा है उसी के अकॉर्डिंग उसका आकार हो। ठीक है, आगे देखिए, चित्र आदि बनाते समय अलग अलग रंग के चौक का प्रयोग करना, कि चित्र जब आप बनाते हो तो अलग अलग रंग के चौक का प्रयोग करें। यानी आपने कोई डायग्राम बनाया तो उसके जब आप डायग्राम को समझाते हो तो अलग अलग चौक का प्रयोग करें, ताकि हमारा जो शिक्षण हो वो प्रभावी हो सके और बच्चे को अच्छे से समझ में आ सके, जिससे मैंने किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये ब्लैक से लिखा हुआ है, मेन जो पॉइंट है वो ब्लू से, और ये लगभग पर्पल कलर से। ठीक है, श्यामपट्ट पर मार्जनी यानी डस्टर का प्रयोग सदैव ऊपर से नीचे की ओर करें। यानी जब आप श्यामपट्ट का प्रयोग करते हो तो मार्जनी यानी डस्टर का प्रयोग ऊपर से नीचे की ओर करें। उससे होता क्या है, जब आप बाएं हाथ से पकड़े तो डस्टर को इस तरह से बाएं हाथ से डस्टर पकड़े और ऊपर से नीचे की ओर आप उसे साफ करें। ठीक है, उससे होगा क्या कि जो चौक है उसकी जो डस्ट है, ठीक है, यानी लेखनी की जो डस्ट है वो आपके फेस पर नहीं आएगी या आपके कपड़ों पर नहीं आएगी। ठीक है, जिससे आपका इंप्रेशन खराब ना हो। तो आप ऊपर से नीचे की ओर उसे लेते आएंगे तो उसकी सारी डस्ट नीचे चली जाएगी, और यदि आप उसे इस तरह से यूं साफ करेंगे तो वो उड़ेगा और आपके फेस पर या आपके कपड़ों पर आ सकता है। ठीक है, चलिए, काठिन्य निवारण व अशुद्धि संशोधन के समय उपयोगी। अब देखो, काठिन्य निवारण, कठिन शब्दों का जब निवारण करना तो चौक की श्यामपट्ट की आवश्यकता जरूर पड़ती है। ठीक है, और जब अशुद्धि संशोधन करवाने हो यानी शुद्ध वाक्यों को अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करवाना हो तो भी किसकी, श्यामपट्ट की आवश्यकता पड़ती है। अगला देखिए, मूल्यांकन तथा गृह कार्य के समय भी उपयोगी। जब हमें मूल्यांकन करना हो या हमें क्या करना हो, गृह कार्य देना हो, तो भी श्यामपट्ट की आवश्यकता होती है। मान के चले हमें मूल्यांकन करना हो, हमने 5 प्रश्न लिखे बोर्ड पर, और 5 प्रश्न कैसे लिखे हमने, इधर लिख दिया खंड ए, इधर लिख दिया खंड बे। ठीक है, इसमें 5 शब्द दे दिए, इधर भी 5 शब्द दे दिए। अब मिलाना है तो हम, जाहिर सी बात क्या है, बच्चों को खड़ा करेंगे और हम पूछेंगे। तो हर एक प्रश्न के लिए हमने 1 अंक निर्धारित कर दिया। अब जैसे बच्चे मिलान करेंगे वैसे उसके मार्क्स दे दिए, तो मूल्यांकन हो गया कि पता चल गया कि कौन सा बच्चा ने कितने याद किया है या उसका माइंड कितना काम कर रहा है। ठीक है, गृह कार्य बोर्ड पर ही देते हैं। ठीक है, तो ये श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग कहलाता है। आगे देखिए, प्रवाह कौशल या पुनर्बलन कौशल। प्रवाह कौशल या पुनर्बलन कौशल, उद्देश्य इसका क्या होता है, प्रवाह का मतलब क्या होता है, निरंतर लगातार बहता रहना। ठीक है, उद्देश्य क्या है, निरंतरता या प्रवाह। इस तरह के प्रश्नों में अध्यापक छात्रों को प्रोत्साहित करता है, अतः इसे पुनर्बलन कौशल भी कहता है। देखो, इस तरह के जो कौशल होते हैं या इसमें क्या होता है कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं अध्यापक के द्वारा, तो अध्यापक के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे ही छात्र उसका उत्तर देता है, सही देता है तो सही पुनर्बलन यानी पॉजिटिव और सकारात्मक, और यदि गलत देता है तो भी उसे सकारात्मक नहीं देता है, नकारात्मक पुनर्बलन देकर उससे कहता है कि और प्रयास करें। ठीक है, तो इससे क्या होता है, मान के चलो आपसे कोई प्रश्न पूछा गया, आपने उसका उत्तर सही दे दिया, तो अध्यापक आपको क्या करेगा, पुनर्बलन देगा, फीडबैक देगा
क्या देगा? सकारात्मक। हो सकता है आपको पुरस्कार दे दे, हो सकता है आपको शाबाशी दे दे, आपकी पीठ थपथपा दे, ठीक है। अब आपको मान के चलो आपने क्या काम किया, आपने एक प्रश्न किया और छात्र ने उसका उत्तर नहीं दिया, तो आप उसे नकारात्मक पुनर्बलन दे। आपने हो सकता है उसकी पिटाई कर दी, तो ये उचित नहीं है। आप उसे नकारात्मक दे, लेकिन नकारात्मक में भी उसे सकारात्मक दे कि आप बेटा, आपने जो उत्तर दिया है वो पूरी तरह से सही नहीं है, कृपया आप थोड़ा और ध्यान दें। तो उससे क्या हो गया, उसके मन में नेगेटिविटी नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, यह पुनर्बलन मौखिक, लिखित तथा सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है, ठीक है। जैसा कि मैंने भी आपको समझाया, मौखिक रूप से भी दे सकते हो, लिखित रूप से यानी नंबर भी दे सकते हो उसे, या कोई जैसे वेरी गुड, गुड, इस तरह से इसे संस्कृत में सम्यक, शोभनम, अतिशोभनम, इस तरह से आप वो भी कर सकते हैं। या किसी की हैंड राइटिंग सही नहीं है तो लेख सुधारो, इस तरह का आप उसे पुनर्बलन दे सकते हैं। सकारात्मक भी हो सकता है और ये नकारात्मक। तो इस तरह के हमारे जो अभिरुच्यात्मक प्रश्न का जो टॉपिक था वो समाप्त होता है। आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।